तो अब हम पढ़ते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ लिया लेमार्क थ्योरी, डार्विन थ्योरी प्लस वीजमान थ्योरी एंड ह्यूगो डे व्रीज म्यूटेशन थ्योरी। अब जो थ्योरी हम पढ़ेंगे वो है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या इसे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल भी कहते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि बहुत सारे मैथमेटिशियन वो बायो में आ गए। मैथ्स में कैलकुलेशन है, पता नहीं कितना इंटरेस्टिंग होता है कितना नहीं, मगर बायो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, मुझे तो पर्सनली ही लगता है। तो यहाँ पर कई सारे मैथमेटिशियन स्विच कर गए और वो बायो में आ गए और बायो में उन्होंने अपनी थ्योरीज देनी चालू की। खासकर आप जानते हैं मेंडल की सफलता ने सबको प्रोत्साहित कर दिया। मेंडल वाज अ मैथमेटिशियन, पर उन्होंने जेनेटिक्स पे वर्क किया और बाद में जब उनका लॉ डिस्कवर हुआ तो बहुत फेमस हुआ। और आप जानते हो आज जेनेटिक्स के जो भी बेसिक्स है वो हमने मेंडल से ही सीखे हैं। ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड ही वाज मैथमेटिशियन। तो कई सारे मैथमेटिशियन वो बायो में आ गए, उनमें से ये दो भी थे, हार्डी और वीनबर्ग। ये दोनों मैथमेटिशियन थे पर ये बायो में आ गए और वहां पे इन्होंने वर्क किया खासकर एवोल्यूशन में और दिया हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब इसका क्या मतलब है, क्या कहा इन्होंने, जरा देखते हैं। देखिए जैसे हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात आए ना, आप समझ जाइएगा पॉपुलेशन साइज हमेशा लार्ज हो। अगर लार्ज पॉपुलेशन दिया है तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। अगर हार्डी इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है हार्डी वीनबर्ग, तो आप समझ जाइए लार्ज पॉपुलेशन आएगा। तो इन्होंने भैया कहा कि अगर लार्ज पॉपुलेशन हो, इसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, ये हमने ब्लू कलर से बना दिया, ये येलो से बना दिया, ठीक है, ये रेड कलर के इंडिविजुअल बना दिए, बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं ये। इन्होंने कहा अगर लार्ज पॉपुलेशन हो और रैंडम मीटिंग हो, रैंडम मीटिंग का मतलब कि एकदम क्लोजली रिलेटेड में ना हो, रिश्तेदारों में ना हो, जैसे कि रेड का येलो से, येलो का ब्लू से, ब्लू का येलो से, व्हाइट का येलो से, रेड का ब्लू से, व्हाइट का रेड से, ये सब रैंडम मीटिंग है। तो इन्होंने कहा कि अगर लार्ज पॉपुलेशन हो और रैंडम मीटिंग हो और ये 5 फैक्टर एब्सेंट हो, जो कि होता है जीन माइग्रेशन, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये 5 फैक्टर एब्सेंट हो। अगर लार्ज पॉपुलेशन हो, उसमें रैंडम मीटिंग हो रही है और ये 5 फैक्टर एब्सेंट हो, तो एलील फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम रहती है, एग्जैक्टली सिमिलर रहती है। अब देखिए होता क्या है ना कि मैथ्स वाले ना किसी बात को सीधा नहीं बोलते, वो उल्टा बोलते हैं और बताते हैं कि इसको सीधा प्रूव करिए और फिर उसमें गुणा भाग करके फाइनली उसको प्रूव कर देते हैं, हेंस प्रूव। तो यहाँ पर भी ऐसा है, सीधे सीधे ना बता के इन्होंने क्या कहा, पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए, 5 फैक्टर लिख लीजिए और ये डेफिनेशन लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली। ये तो लिखिए, इन अ लार्ज पॉपुलेशन इफ मेटिंग अकर्स एट रैंडम, इन अ लार्ज पॉपुलेशन इफ मेटिंग अकर्स एट रैंडम एंड अबव 5 फैक्टर्स आर एब्सेंट, and above 5 factors are absent, then allele frequency remains constant generation after generation. तो एलील फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या रहती है, कांस्टेंट, सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। इसका क्या मतलब है, अगर एलील फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब कोई एवोल्यूशन नहीं हो रहा।
क्योंकि एवोल्यूशन तब होगा जब एलील फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई चेंज आएगा, और वो हो नहीं रहा, कोई चेंज आ नहीं रहा। अगर कब बड़े पॉपुलेशन में रैंडम मीटिंग और ये पांचों फैक्टर ना लग रहे हो तब। इसका मतलब जब ये पांचों फैक्टर नहीं लग रहे होते तो एवोल्यूशन नहीं होता। या इसका सीधे सीधे मतलब मानिए कि अगर रैंडम मीटिंग ना हो रही हो लार्ज पॉपुलेशन में और ये पांचों फैक्टर लग रहे हों तो क्या होगा, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी, और एलील फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी मतलब एवोल्यूशन होगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ये 5 फैक्टर एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसको ऐसे भी कह सकते थे कि इन पांचों फैक्टर के लगने से एवोल्यूशन होता है, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। पर इन्होंने इसको थोड़ा सा घुमा के कहा, मैथमेटिशियन है, कि अगर लार्ज पॉपुलेशन में रैंडम मीटिंग हो रही हो और ये पांचों फैक्टर ना लग रहे हो तभी एलील फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या रहती है, कांस्टेंट सेम रहती है। फॉर एग्जांपल अगर ये एलील है, मान लीजिए कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है, डोमिनेंट और रेसिव एलील। अब जरा इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है। ये एलील है, ठीक है, पहले नंबर ले लेते हैं तो हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। मान लीजिए ये 40 है और ये 60 है, तो जब आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे ना डियर, फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 में से होती है, परसेंट हमेशा 100 में से और फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 में से। तो आप इसे इन सबको 100 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, तो पता लग रहा है, या इनको आप काटिए तो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी P मान लेते हैं कैपिटल ए की और Q मान लेते हैं स्मॉल ए की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 0.4 और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 0.6। क्यों? क्योंकि एलील फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 में से होती है, दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया तो फ्रीक्वेंसी 0.4 और 0.6 आ गई। चलिए मानते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि ये पॉपुलेशन साइज बढ़ गया, ये डबल हो गया, ये 80 हो गया, ये 120 हो गया, ठीक है, ये 80 और 120। अब जरा देखिए, अगर आप इसे फिर से डिवाइड करेंगे, काटेंगे ऊपर नीचे, काट के देख लीजिए, कट करेंगे तो वही आएगा 0.4 अपॉन 0.6। इसका मतलब अब फ्रीक्वेंसी फिर से 0.4 अपॉन 0.6 हो गई, यही आएगी। कट करके देख लीजिए, 0 0 हट गए, उसके बाद फिर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 20 से कर दीजिए, 0.8 और 0.6 आ जाएगा यहाँ पे, तो 0.4 अपॉन 0.6। तो आप कट करके देख लीजिए। नेक्स्ट जनरेशन में और पॉपुलेशन बढ़ी, मान लीजिए ये 160 हो गई और ये 240। अब आप जब देखोगे फ्रीक्वेंसी तो भी आएगी 0.4 अपॉन 0.6। तो पॉपुलेशन साइज तो बढ़ता जा रहा है मगर फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। वो नंबर पे डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी, नंबर बढ़ता जाएगा। और जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैपिटल ए और स्मॉल ए की, जो कि P और Q है, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन 0.4 और 0.6 ही आती रहेगी। इसका मतलब एलील फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कब? जब ये पांचों फैक्टर नहीं लग रहे हैं बड़ी पॉपुलेशन में, छोटी में नहीं, और रैंडम मीटिंग हो रही है, तब ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए भैया, ये क्योंकि मैथमेटिशियन है तो बिना कोई फॉर्मूला दिए इनका काम कहाँ पूरा होने वाला है। तो इन्होंने इसके लिए जो बनाया, उन्होंने बनाया कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1। क्योंकि P और Q फ्रीक्वेंसी है तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 1 आएगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 में से होती है, ठीक है। फिर इन्होंने आगे क्या कर दिया, इनका स्क्वायर कर दिया, P प्लस Q का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो क्या हो गया जरा देखिए, ये हो गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, ये हो गया, यही हो गया जो एलॉबरेट किया हमने इसको। यहां पर जो ये P स्क्वायर है ना डियर, ये बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी बता रहा है। जबकि Q स्क्वायर वो बता रहा है होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी। और 2PQ वो बता रहा है हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी को। बहुत ही आसान है। और ये चीज भी पूछी जाती है कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में जो ये इक्वेशन है उसमें P स्क्वायर क्या बताती है, Q स्क्वायर क्या बताता है और 2PQ क्या बताता है। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को डिपिक्ट करते हैं, तीनों के तीनों, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर यहां पर दिया हो होमोजाइगस
रेसेसिव की परसेंट दियो क्यों 16% है, 16%, ठीक है। तो होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल्स को कौन बताता है, क्यू स्क्वायर, ठीक है, वो 16% है, मगर क्यू स्क्वायर इज द फ्रीक्वेंसी, तो 16% को फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होगा। देखिए परसेंट हमेशा 100 में से होती है और फ्रीक्वेंसी 1 में से होती है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि परसेंट को जब फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर दोगे। जब 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.16। क्या आ जाएगा, 0.16। इसका मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4। तो ये Q की फ्रीक्वेंसी आ गई, Q इज इक्वल टू 0.4। अब P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, दैट मीन्स P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.6। हमने वही चीजें ली है जो यहाँ पर लिया था, उसी हिसाब से लिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, पर परसेंट बदल भी सकती है। तो P क्या हो गया, 0.6, यही हो गया। यहाँ पे इसने क्वेश्चन में दिया होमोजाइगस रेसेसिव 16% है, और इसने पूछ लिया बताओ कि ये जो P स्क्वायर है उसका कितना परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ P स्क्वायर मान लीजिए पूछ लिया। तो आपने निकाला Q 0.4, P प्लस Q इक्वल टू 1, P प्लस 0.4 इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 में से 0.4 माइनस किया तो आ गया 0.6। तो 0.6 जब आ गया तो P स्क्वायर करना पड़ेगा, 6 6 36, 36 हो गया ना। अब परसेंट निकालनी है तो 6 6 36, परसेंट निकालनी है 100 से मल्टीप्लाई करो, 36% आ गया P स्क्वायर। और अगर 2PQ निकालना हो तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, 6 4 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। तो ये आ जाएगा 0.48। अगर परसेंट में निकालेंगे तो 48% हो जाएगा। तो देखिए सबकी परसेंटेज आ गई, P की परसेंट 36, 2PQ या हेटेरोजाइगस की 48, होमोजाइगस डोमिनेंट की 36 और होमोजाइगस रेसिसिव की गिवन ही थी, वो कितनी थी, 16%। तो इस तरह से आप सभी की परसेंट निकाल सकते हो। क्या ध्यान रखना है, अगर परसेंट में दिया तो उसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होगा, आप उसको 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही गिवन है तो कोई बात ही नहीं, फ्रीक्वेंसी तो हमें निकालनी है। और फ्रीक्वेंसी को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ करना ही नहीं है। और 100 से क्या मल्टीप्लाई करना है, जो भी आया उसमें से बस पॉइंट हट जाएगा, अपने आप यू हो जाएगा, तो कुछ करना ही नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस करने के बाद विद इन सेकेंड्स 2 to 3 सेकंड में आप हवा में सॉल्व कर लोगे बिना पेपर और पेन से। और उठाना भी नहीं है पेन इसके लिए कि पेन उठा के पेपर पे तुरंत सॉल्व करने लगे, लिखने लगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने ऐसा करा तो आपके कुछ सेकंड वेस्ट हो जाएंगे, जो कि जरूरत ही नहीं है। बहुत ही आसान यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, बात समझ गया। तो ये बात हो गई हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की, क्या होता है और कैसे उसके क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं वो आपने देखा। अब देखिए हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में ये जो पांचों फैक्टर है जिनकी वजह से एवोल्यूशन होता है वो हमें डिस्कस करने हैं। इसमें से ये दो फैक्टर आपको अच्छी तरह से पता है। जीन माइग्रेशन, इसमें क्या होता है कि एक बड़ी पॉपुलेशन में एक दूसरी पॉपुलेशन आके मिक्स हो जाए, दूसरी पॉपुलेशन के थोड़े बहुत इंडिविजुअल नहीं, काफी अच्छे नंबर में इंडिविजुअल्स आके मिक्स हो जाए। जब वो मिक्स हो जाएंगे तो होगा जीन माइग्रेशन, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन में जब दूसरी पॉपुलेशन आके मिक्स होगी तो उनमें जीन जो एक्सचेंज होगा और इस तरह से जीन फ्रिक्वेंसी इफेक्ट होगी, वो बदलेगी। तो जब वो बदलेगी तो वही होता है जीन माइग्रेशन, एलिक फ्रिक्वेंसी को बदलता है, मतलब एवोल्यूशन करता है। रिकॉम्बिनेशन, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप रिकॉम्बिनेशन अच्छी तरह से जानते हो, आप जेनेटिक्स पढ़ते हो, आपने बॉटनी में पढ़ा हुआ है। ये रिकॉम्बिनेशन होता ही है, हर जो है जनरेशन में मेल फीमेल के जीन्स मिक्स होते हैं, वही रिकॉम्बिनेशन होता है। अब इसके बाद जो फैक्टर बचते हैं वो बचते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन। तो हम उन्हीं को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें से हम पढ़ेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट या इसको सिवेल राइट इफेक्ट भी कहते हैं, सिवेल राइट इफेक्ट, या ये नॉन डायरेक्शनल इफेक्ट भी है, नॉन डायरेक्शनल इफेक्ट, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, सिविल राइट इफेक्ट और नॉन डायरेक्शनल इफेक्ट, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है।
क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट? देखिए जैसे ही जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात आए ना, आप समझ जाइए कि बात हो रही है स्मॉल पॉपुलेशन की। किसकी हो रही है? स्मॉल पॉपुलेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन जो होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, छोटी पॉपुलेशन की बात हो रही है। जब भी स्मॉल पॉपुलेशन बोले तो समझ जाइए जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात कर रहा है, और जब भी जेनेटिक ड्रिफ्ट बोले तो आप समझ जाइए स्मॉल पॉपुलेशन में लगने वाली चीज है वहीं पे लगेगी। ठीक है, तो स्मॉल पॉपुलेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट, लार्ज पॉपुलेशन का मतलब हार्डी बीइंग पर इक्विलिब्रियम। ये बात बिल्कुल अपने जहन में बिठा लीजिए आप, यही आपका तरीका होगा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। दैट इज द ओनली वे, वही होता है। मगर इसको समझाने से पहले जरा मैं एवोल्यूशन के आपकी नॉलेज टेस्ट करूं। क्लास 10th में भी एवोल्यूशन आपने पढ़ा है और वहां पर भी जेनेटिक ड्रिफ्ट को आपने पढ़ा है। आप मुझे बताइए कि ये लार्ज बीटल्स, लार्ज कह रहे हैं रेड बीटल्स की पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ रेड बीटल्स जो कि थोड़ी कम है, और ये है ब्लू बीटल्स की पॉपुलेशन, वो भी कम है मगर रेड की कंपैरिजन में वो ज्यादा है। ठीक है, रेड की कंपैरिजन में ब्लू बीटल्स का नंबर या पॉपुलेशन ज्यादा है। आप मुझे सोचकर बताइए कि सबसे पहले कौन एक्सटिंक्ट होगा, रेड या ब्लू? ये आपको मन में सोचना है, आपने सोच ही लिया होगा। अब चलिए केस लेते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। किसी ने सोचा होगा रेड, किसी ने सोचा होगा ब्लू, ज्यादातर ने सोचा होगा कि रेड पहले एक्सटिंक्ट हो जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन क्या है उसकी थोड़ी ज्यादा कम है। पर मैं आपको बता दूं, आप बता ही नहीं सकते कौन पहले एक्सटिंक्ट होगा, क्योंकि दोनों की पॉपुलेशन छोटी है। ये बात अलग है कि ब्लू रेड के कंपैरिजन में ज्यादा है, पर छोटी पॉपुलेशन है, कोई भी पहले एक्सटिंक्ट हो सकता है। अगर छोटी पॉपुलेशन होती है तो उसके एक्सटिंक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है, लार्ज पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट नहीं होती। जरा देखते हैं कि जो है एलिफेंट्स आ रहे थे, एलिफेंट, और एलिफेंट का पैर इस पे पड़ गया, कौन खत्म हो गया पहले? रेड। मगर दूसरा केस देखते हैं, दूसरा सिनेरियो कि एलिफेंट आ रहा था, उसका पैर जैसे रेड पे पड़ने लगा उसने उठा लिया कि अरे मर जाएंगे बेचारे, और वो एलिफेंट लड़खड़ा कर गिर गया नीले पे, नीले खत्म हो गए। तो चांस फिनोमिनन है, चांस की बात है कौन पहले खत्म होगा। आप ये नहीं बता सकते कि रेड खत्म होगा या ब्लू, परंतु हाँ दोनों खत्म हो सकते हैं। नेचर किसको बचा लेगा ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, चांस किसको बचा लेगा। बाय चांस पहले ये खत्म हो गया था, मगर जब हाथी ने इसको बचाया तो बाय चांस ये खत्म हो गया। ये दोनों कम थे मगर रेड इससे भी कम था, पर वो बच गया और ब्लू मर गया। तो इसीलिए आप नहीं बता सकते कि स्मॉल पॉपुलेशन में कौन सी स्मॉल पॉपुलेशन पहले एक्सटिंक्ट होगी, ज्यादा स्मॉल वाली या कम स्मॉल वाली। यू कैन नॉट टेल दिस, ये चांस फिनोमिनन है। इसका मतलब आपने एक और बात जानी कि ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना, ये चांस फिनोमिनन है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान रखनी है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ चांस फिनोमिनन, इट अकर्स बाय चांस। इसमें चांस का योगदान होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है? क्या होता है, जो पॉपुलेशन छोटी होती है उसमें जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स और एलीज आर रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स। बहुत कम इंडिविजुअल्स होते हैं, सबका अलग अलग जीन होता है, और मान लीजिए रेड जीन कह लेते हैं हम, डिस्टिंग करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। रेड जीन वाले इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में दो हैं और दोनों मर गए बाय चांस, तो सीधी सी बात है कि रेड जीन तो उस पॉपुलेशन से खत्म ही हो गया, उसके एलील खत्म ही हो गए। तो ऐसा छोटी पॉपुलेशन में जब जीन्स खत्म होने लगते हैं, लोग खत्म होते हैं, तो तेजी से जीन खत्म होता है, ऐसा लगता है जीन उड़ रहा हो, ड्रिफ्ट कर रहा हो, एलील ड्रिफ्ट कर रहा हो, उसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसका मतलब छोटी पॉपुलेशन में जो एलील का जीन्स का लॉस है उसी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। और छोटी पॉपुलेशन में ही लॉस होता है तेजी से, बड़े में नहीं होता, क्योंकि बड़े में कोई एक तरह का जीन हजारों लाखों करोड़ों इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो कुछ के मरने से वो जीन पॉपुलेशन से कभी या वो एलील पॉपुलेशन से कभी एक्सटिंक्ट नहीं होता। पर छोटी पॉपुलेशन में द जीन्स और द एलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, and with their loss the gene or the allele is lost from the population, वो भी पॉपुलेशन से क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है डियर। तो बात को आप समझ गए होंगे, तो जरा इसकी डेफिनेशन लिखे फिर समझ में आएगा। लिखे रैंडम लॉस ऑफ एलील्स, रैंडम लॉस ऑफ एलील्स in small population by chance, random loss of alleles in small population by chance
in small population by chance is known as genetic drift. Random loss of alleles in small population by chance is known as genetic drift. अब genetic drift की बात करें, it has two ramifications का मतलब दो ब्रांचेस या दो टाइप्स हैं इसके. अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो एक क्या है, बॉटल नेक इफेक्ट. बॉटल नेक इफेक्ट और दूसरा है फाउंडर्स इफेक्ट. फाउंडर्स इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर्स इफेक्ट. ठीक है, ये दो रेमिफिकेशन है. सबसे पहले इसमें से पढ़ते हैं बॉटल नेक इफेक्ट को. बॉटल नेक इफेक्ट ये क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए एक बॉटल बनानी पड़ेगी. मान लीजिए एक बॉटल है और इसमें अलग अलग कलर के ये मार्बल्स रख दें. ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स को. ठीक है, ये अलग अलग इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. रेड, ब्लू, येलो, आप कह लीजिए येलो, ऑरेंज, ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में भरे हुए. ठीक है, ये अलग अलग कलर के अलग अलग इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग जीन्स और एलील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो जब आप इस बॉटल को ऐसे गिराते जाते हो तो धीरे धीरे मार्बल गिरते जाते हैं. अब क्योंकि मार्बल का नंबर कम है तो बहुत जल्दी ये मार्बल्स गिरने लगेंगे एक के बाद एक के बाद एक, और केवल बॉटल के नेक पर कुछ मार्बल्स बचेंगे, बाकी सब गिर जाएंगे. इसका मतलब केवल ये इंडिविजुअल्स बचे, इनके जीन या एलील बचे, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गए, उनकी ड्रिफ्टिंग हो गई. तो आप बता सकते हो इन सारे कलर्स में से कौन सा बचेगा एंड में? आप नहीं बता सकते. ये चांस की बात है कि कौन सा रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू में से कौन सा बचेगा, ये चांस की बात है. मगर एक बात तो सेट है कि अगर बॉटल के नेक पर आ गए तो आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. जरा सा और किया आपने, सारे मार्बल गए, सारे एलील और जीन गए, सारे इंडिविजुअल गए. इसका मतलब ये खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. छोटी पॉपुलेशन में हमेशा एक्सटिंक्ट होने का खतरा होता है और इसी को बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं. इसका मतलब अगर छोटी पॉपुलेशन है तो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो ही जाएगी. एक्सटिंक्शन को ही बताता है कि स्मॉल पॉपुलेशन विल बिकम एक्सटिंक्ट. अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि 100 लोगों की आदिवासी पॉपुलेशन है, वो आपस में ही मेट करते हैं, आपस में शादी करते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आने वाले समय में उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, घट जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो लंबे समय में डियर ये पॉपुलेशन हमेशा एक्सटिंक्ट होगी क्योंकि छोटी पॉपुलेशन है. यही बॉटल नेक इफेक्ट बताता है. 100 लोगों की पॉपुलेशन है, आपस में ही मीटिंग कर रहे हैं, आपस में ही शादी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि उनके एलीज और उनके जीन्स ज्यादा चेंज नहीं होंगे. क्योंकि किसी और से शादी करते तो नए एलीज नए जीन्स आते. और आप जानते हो कि नेचर में जो चेंज होता है एलीज और जीन का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए. वेरिएशन इज द की टू सर्वाइवल. अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो नेचर में वेरिएशन आएगा. अगर पॉपुलेशन में वेरिएशन नहीं आ रहा तो पॉपुलेशन बहुत दिनों तक बचने नहीं वाली, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी डियर. तो यही बताता है बॉटल नेक इफेक्ट. इसका मतलब क्या समझा आपने कि यहाँ पर इंडिविजुअल धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वही बॉटल नेक इफेक्ट होता है. तो जरा इस बात को लिखिए, इस बात को लिखिए. decrease in genetic variability in a population, decrease in genetic variability in a population is known as bottleneck effect. इसका मतलब धीरे धीरे जेनेटिक वेरिएबिलिटी रिड्यूस होती चली जाएगी और अगर बहुत दिनों तक चला ये काम तो वो एक्सटिंक्शन के लिए प्रोन हो जाएगी. पॉपुलेशन आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो लिखिए डिक्रीज इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज बॉटलनेक इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें चीता पॉपुलेशन की, जो चीता की पॉपुलेशन वो अफ्रीका में पहले से ही कम थी. उसकी हंटिंग हुई, हंटिंग की वजह से और कम हो गई. अब इतनी कम हो गई है कि अगर कोई भी बीमारी लग जाए उस पॉपुलेशन को तो पूरी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो बचेगी नहीं. ये एग्जाम्पल है जो बताता है अगर पॉपुलेशन कम हो और ज्यादा कम हो जाए तो आने वाले समय में उसके एक्सटिंक्शन का खतरा बना रहता है और कभी भी एक्सटिंक्ट हो जाती है. उन्हीं को तो हम कहते हैं वनरेबल स्पीशीज, जिनका नंबर कम हो जाता है. नंबर कम है इसका मतलब जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम है. अगर जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम होगी तो सर्वाइवल की चांसेस क्या हो जाएंगे, कम. तो लिखिए फॉर एग्जाम्पल
cheetah population was, for example, cheetah population in Africa was already less. Cheetah population in Africa was already less. It was further decreased due to hunting. It was further decreased due to hunting. Their decreased number have limited cheetah genetic variability. Their decreased number have limited cheetah genetic variability. Full stop. This present cheetah population is susceptible to a number of fatal diseases. This present cheetah population is susceptible to a number of fatal diseases. If any of these diseases attack the cheetah population, comma, the path of extinction of cheetah cannot be reversed. The path of extinction of cheetah cannot be reversed. The path of extinction of cheetah cannot be reversed. The path of extinction of cheetah cannot be reversed. ठीक है. नेक्स्ट जो है दैट इज फाउंडर्स इफेक्ट, उसे पढ़ते हैं. फाउंडर्स इफेक्ट क्या है? मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है, ये आप मान लीजिए मूर्खों का एक गांव है छोटा सा, ये सारे नीले वाले मूर्ख हैं, इसमें मूर्खों का गांव उभर सकता है, बिल्कुल सारे के सारे मूर्ख ही, मगर संयोग से इसमें ये 4 बुद्धिमान लोग भी हैं. ठीक है, ये 4 बुद्धिमान लोग हैं. अब इन बुद्धिमानों को ये मूर्ख बुद्धिमान नहीं मानते, ये सताए जाते हैं, ये बुद्धिमत्ता पूर्वक बात करते हैं तो उनके ऊपर से निकल जाती है और ये इन्हें मूर्ख बनाते हैं, इनका उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं, जोक बनाते हैं, परेशान करते हैं. क्या करेंगे बेचारे? इन सबको अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करेंगे या इन सबको मार देंगे कुछ दिमाग लगा के, यहाँ से भाग जाएंगे. देखिए बुद्धिमान लोग हैं, सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ से चले जाएंगे. तो ये सारे के सारे यहाँ से चले गए. ठीक है, और ये दूसरी जगह पर एक आइसोलेटेड आइलैंड पे गए. संयोग से इसमें 2 मेल और 2 फीमेल थे, इन्होंने जो है शादी करी और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई. तो इनके बच्चे भी, क्योंकि ये बुद्धिमान है, क्या बनेंगे? बुद्धिमान. तो एक तरह से बुद्धिमानों का गांव बस गया आने वाले समय में. कहां पर? आइसोलेटेड आइलैंड पे. इसका मतलब जो जीन यहाँ से लॉस हुए, बुद्धिमत्ता के जीन यहाँ से सारे लॉस हो गए क्योंकि सब चले गए, तो मूर्खों का ही गांव बन गया ये पूर्णतः. यहाँ से जेनेटिक वेरिएबिलिटी का लॉस हुआ. मगर जो जीन यहाँ से लॉस हुआ बुद्धिमत्ता का, वो दुनिया से खत्म नहीं हुआ. जैसा पहले केस में हो रहा था बॉटलनेक इफेक्ट में, वो दुनिया से लॉस नहीं हुआ बल्कि आइसोलेटेड आइलैंड पे जाके और ज्यादा मल्टीप्लाई कर गया. दैट मीन्स ये बुद्धिमान लोग फाउंडर्स बने आइसोलेटेड आइलैंड पे और उन्होंने उस रेयर एलील को बढ़ा दिया जो कि इस गांव में रेयर था, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया. इसको कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट. देखिए लॉस तो यहाँ भी हुआ जेनेटिक वेरिएबिलिटी का यहाँ से, पर जो लॉस हुए वो जीन यहाँ पे बढ़ गए. तो इस तरह का एक्सटिंक्शन नहीं हुआ बल्कि वो जीन बढ़ गए, उसे हम कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट. क्योंकि बुद्धिमान लोग फाउंडर बने नए आइसोलेटेड आइलैंड के, वहां पर इन्होंने अपना नंबर क्या किया? बढ़ा लिया. तो बात समझ गए? ये वो फिनोमिनन है जिसमें रेयर एलीज या कॉम्बिनेशन ऑफ रेयर एलीज दे आर एनहांस्ड इन न्यू पॉपुलेशन. तो इस बात को जरा लिखिए. द फिनोमिनन इन विच रेयर एलीज or combination of alleles, the phenomenon in which rare alleles or combination of alleles may be enhanced in new population, it is called founder's effect. इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो डार्विन फिंचेस हैं. डार्विन फिंचेस आप जानते हो कि वो गैलापागोस आइलैंड पे मल्टीप्लाई की, मगर डार्विन ने क्या बताया कि सबके सब एक कॉमन स्पीशीज से आई जो कि क्या थी? ब्लैक स्मॉल सीड ईटिंग बर्ड.
ऑफ साउथ अमेरिकन मेनलैंड। साउथ अमेरिकन मेनलैंड से वो बर्ड उड़ी और गैलापागोस आइलैंड पे आई। साउथ अमेरिकन मेनलैंड में उसके जीन्स बहुत कम है, उसका नंबर कम है, मगर यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई किया और बहुत सारी नई नई स्पीशीज बनाई। तो ये जो स्मॉल ब्लैक सीड ईटिंग बर्ड है वो फाउंडर बनी आइसोलेटेड आइलैंड पे, गैलापागोस आइलैंड पे, और उसने अपने जीन को खूब बढ़ाया। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फाउंडर इफेक्ट इज डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस, ठीक है। तो पढ़ते हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन, और इसमें हम पढ़ेंगे रिप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ लीडरबर्ग एंड लीडरबर्ग। रिप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ लीडरबर्ग एंड लीडरबर्ग। असल में जोशुआ लीडरबर्ग और नाथन लीडरबर्ग, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट जो है किया, परफॉर्म किया। इसमें क्या किया इन्होंने कि इन्होंने एक प्लेट ले ली और इसमें एगर मीडियम डाल दिया। एगर आप जानते हो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मीडियम है बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए। यहाँ पे ये एक ओरिजिनल बैक्टीरिया ले लिया ई कोलाई और इसको रेप्लिकेट करने दिया। इसने कॉलोनी बना ली पूरी अपनी, ये कई सारे बैक्टीरिया की कॉलोनी बन गई, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि वेलवेट शीट को वुडन बोर्ड पे लगाकर इस पे प्रेस किया और नई नई प्लेट पे प्रेस किया। जब नई नई प्लेट पे प्रेस किया, ये प्लेट है, ये अगर प्लेट, एक और अगर प्लेट, ये सब अगर प्लेट हैं, इनमें अगर मीडियम है, ठीक है, मीडियम इज अगर। तो यहाँ प्रेस करके वेलवेट डिस्क को इस पे जब प्रेस किया तो इस कॉलोनी के कुछ बैक्टीरिया यहाँ एगर प्लेट पे आ गए और नई कॉलोनी बन गई, परंतु ये कॉलोनी सब इसी ओरिजिनल बैक्टीरिया से डिराइव हुई है। यहाँ पर भी ये बैक्टीरिया की कॉलोनी बन गई। तो असल में इन्होंने ये रिप्लिका प्लेट्स बना ली। रिप्लिका प्लेट्स क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कॉलोनी की ही जो है इन्होंने कॉलोनी बनाई है उन्हीं बैक्टीरिया की, तो इस कॉलोनी के रिप्लिकाज है ये। मगर जब इन्होंने इसे पेनिसिलिन मीडियम में रखा, पेनिसिलिन मीडियम में रखा, तो मैक्सिमम बैक्टीरिया इसमें क्या हुए, डाई कर गए। ये सब बैक्टीरिया डाई कर गए, ये सब बैक्टीरिया मर गए, ग्रो नहीं कर पाए, ये अपनी कॉलोनीज नहीं बना पाए और यहाँ पर मर गए। पर इसमें से कुछ बैक्टीरिया वो सरवाइव कर गए। कब? जब मीडियम क्या लिया इन्होंने, पेनिसिलिन। तो ये सब बैक्टीरिया डाई कर गए पर कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर गए, ये रेड कलर वाले बैक्टीरिया सरवाइव कर गए। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये सब बैक्टीरिया जो ओरिजिनल कॉलोनी से डिराइव हुए थे, ये वाले व्हाइट वाले उसमें से ये नॉन रेजिस्टेंट थे, नॉन रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, नॉन रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। पर ये वाला जो रेड बैक्टीरिया है, दे आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। ये बच गए, कुछ ही बचे, ज्यादातर मर गए। अब ये चमत्कार कैसे हो गया? हाउ इज इट पॉसिबल कि इसी से ये बैक्टीरिया भी इसी से डिराइव हुए हैं पर ये बच गए? अब इसे दो तरह से समझा जाए, लमार्क और डार्विन, दोनों तरह से। तब हमें लमार्क और डार्विन के डिफरेंस भी समझ में आ जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा कैसे बना होगा। अगर लमार्क के इंटरप्रिटेशन से समझें तो लमार्क के अनुसार जब पेनिसिलिन मीडियम में बैक्टीरिया को एक्सपोज करा जाने लगा तो कुछ बैक्टीरिया ने देखा कि अरे पेनिसिलिन, और खट 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 उन्होंने जीन में एलील में चेंज कर लिए और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो गए और ज्यादातर नहीं कर पाए, मर गए। कुछ जिन्होंने चेंज कर लिया अपने में वो बच गए। पर क्या पॉसिबल है कि पेनिसिलिन देखते ही खट 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 चेंज तुरंत कर लिया बैक्टीरिया ने अपने अंदर? इट इज नॉट पॉसिबल। पर लमार्क का जो इंटरप्रिटेशन है ना कि जब परिस्थिति सामने आती है तो उसी हिसाब से अडॉप्ट कर लेता है। पर लमार्क भी जो बात करते हैं वो कई मिलियन ईयर्स में बात करते हैं, धीरे धीरे। यहाँ पर तो अचानक से ही चेंज हो गया, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। पर डार्विन का एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो हमें बात और समझ में आएगी। डार्विन यही बात कहते हैं
कि असल में यहाँ पर ओरिजिनल कॉलोनी में पहले से कुछ बैक्टीरिया, जब रिप्लिकेशन हो रहा था तो कुछ बैक्टीरिया में म्यूटेशन हुआ और वो पहले से ही पेनिसिलिन रेजिस्टेंट थे। ये नहीं कि जब पेनिसिलिन में इंड्यूस किया गया तब वो रेजिस्टेंट बने। ड्यू टू म्यूटेशन व्हिच हैज अकर्ड अर्लियर इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन, सम ऑफ द बैक्टीरिया दे पोजेस पेनिसिलिन रेजिस्टेंस एबिलिटीज, और जब उन्हें पेनिसिलिन पे इंड्यूस किया गया तो दे वर सेलेक्टेड एंड अदर बैक्टीरियाज डाइड, दूसरे बैक्टीरिया मर गए। इसका मतलब जो ये वेरिएशन है वो नेचर में पहले से प्रेजेंट होती है, नेचर ओनली सेलेक्ट द बेस्ट वन। अब जिराफ वाले को डार्विन के हिसाब से समझिए, लेमार्क ने तो कहा था कि धीरे धीरे गर्दन बढ़ती रही स्ट्रेच करने से और धीरे धीरे और लंबे होते चले गए, पर डार्विन का एक्सप्लेनेशन क्या है वो समझिए तो आपको समझ में आएगा कि डार्विन कैसे अलग है लेमार्क से, पहली बात, और क्यों वो ज्यादा सही है। डार्विन के अनुसार ये नहीं कि ऐसे लंबी करते करते लंबी गर्दन हो गई स्ट्रेच करते करते। डार्विन ने कहा कि ओरिजिनल पॉपुलेशन में सब एक साइज के थे पर कुछ उसमें से बड़े निकल गए, कुछ म्यूटेशन या किसी और चेंज की वजह से बड़े हो गए। डार्विन उस समय म्यूटेशन तो जानते नहीं थे कि कुछ चेंजेस या वेरिएशन की वजह से कुछ लंबी गर्दन वाले बचे, वही ऊपर की पत्तियां खा पाए और नीचे वाले जो थे जिनकी गर्दन छोटी थी, नीचे पत्तियां सूख गई थी, वो खा नहीं पाए, वो मर गए। तो लंबी गर्दन वाले सर्वाइव किए, उन्होंने नई ऑफस्प्रिंग बनाई, वो भी लंबी गर्दन वाली थी, उनमें से कुछ और लंबी गर्दन वाले बन गए, वेरिएशन आ गया और वो सेलेक्ट हो गए, नीचे वाले एक्सटिंक्ट हो गए। तो इसका मतलब नेचर ने लंबे और लंबे को सेलेक्ट किया और इस तरह से जिराफ की जो लंबी वैरायटी है वो आज आपको दिखाई दे रही है। मगर ये कैसे हुआ? नेचर के सेलेक्ट करने से। वो कहते हैं कि ये वेरिएशंस नेचर में अपने आप होती रहती है, नेचर सेलेक्ट द बेस्ट वेरिएशन, वो बेस्ट वेरिएशन को सेलेक्ट कर लेता है और इस तरह से लंबी गर्दन वाले जिराफ बने। कैसे? वो ओरिजिनल पॉपुलेशन में कुछ लंबे थे ही, वही सेलेक्ट हुए, जो कि लेमार्क कहते हैं कि उन्होंने गर्दन ऐसे करके लंबी कर ली, जो कि पॉसिबल नहीं है कि लंबी कर ली तो जीन जो है अपने ऑफस्प्रिंग में पास कर दिए, पॉसिबल नहीं है। तो बात आप समझ गए, क्या क्या बात समझे? लेमार्क और डार्विन का इंटरप्रिटेशन समझे। दूसरा, म्यूटेशन को यहाँ पे समझे कि म्यूटेशंस आर प्री एडेप्टिव इन नेचर। प्री एडेप्टिव है, दे हैव ऑलरेडी अकर्ड इन नेचर, वो नेचर में पहले से हो गई है। नेचर ओनली सेलेक्ट द बेस्ट म्यूटेशंस, वो केवल बेस्ट म्यूटेशन को सेलेक्ट करता है। तो जरा इस बात को लिखिए, ये जो यहाँ पर हुआ वो आपने डायग्राम में देखा, उस बात को लिखिए कि लीडरबर्ग एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगता है, पहले लेमार्क के अनुसार फिर डार्विन के अनुसार। तो लिखिए, a Lamarck interpretation of this adaptation would have been, a Lamarckian लिख लीजिए, a Lamarckian interpretation of this adaptation would have been that penicillin somehow induce a change in one or more bacteria, enabling them to grow in the presence of penicillin. Full stop. Next line में लिखिएगा, a Darwinian view is that there were in the original suspension of bacteria. A Darwinian view is that there were in the original suspension of bacteria from which the master plate were prepared. There were in the original suspension of bacteria from which the master plates were prepared, a few bacteria carrying mutant genes, which conferred on them the ability to survive the action of penicillin. Full stop. These mutations which has arisen by chance and not induced by penicillin. These mutations which had arisen by chance and not induced by penicillin were present only in small numbers. In the original suspension.
आगे एक लाइन छोड़ के लिखेगा, द न्यू एनवायरमेंट डज नॉट इंड्यूस द फॉर्मेशन, द न्यू एनवायरमेंट डज नॉट इंड्यूस द फॉर्मेशन, does not induce the formation, it only selects the pre-adaptive mutations, it only selects the pre-adaptive mutations that occurred earlier, pre-adaptive mutations that occurred earlier, pre-adaptive mutation that occurred earlier, ये केवल उन म्यूटेशन को सेलेक्ट करता है जो प्री एडेप्टिव थी और पहले से ही थी। मगर यहाँ बात जान लीजिए कि ज्यादातर म्यूटेशन वो हेल्पफुल नहीं होती, यूजफुल नहीं होती, ज्यादातर हार्मफुल होती है। तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक और बात समझ में आती है, यहाँ पर देखिए म्यूटेशन रेट्स नेचर में बहुत स्लो होती है, पहली बात। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर हार्मफुल। ये मत सोचिएगा कि ज्यादातर म्यूटेशन यूजफुल है, यहाँ पर हमने यूजफुल की बात की, यूजफुल की एक और बात करेंगे आगे हम, पर वो रेयर होती है। तो मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर हार्मफुल, few are neutral and very few are rare, बहुत कम उसमें से, very few are useful, बहुत कम उसमें से यूजफुल होती है। इस बात को जरा लिखिए, म्यूटेशन रेट्स आर वेरी स्लो इन नेचर, बहुत धीरे धीरे होती है, हजारों सालों में होती है, रोज रोज म्यूटेशन नहीं होती। म्यूटेशन रेट्स आर वेरी स्लो इन नेचर, वेरी स्लो इन नेचर, most of the mutations are harmful, most of the mutations are harmful, few are neutral, few are neutral, and very few are useful, and very few are useful। तो म्यूटेशन थ्योरी से हमें लमार्क और डार्विन की थ्योरी का और ज्यादा नॉलेज मिला, प्लस हमें पता लगा कि म्यूटेशन रेट्स वो स्लो होती हैं, ज्यादातर हार्मफुल होती है, बहुत कम यूजफुल होती है, और म्यूटेशन पहले से ही नेचर में प्रेजेंट होती है, नेचर इंड्यूस नहीं करता म्यूटेशन को कि वो करा दे। बात समझे आप। यहाँ पर अगर एक और एग्जांपल लें तो देखिए, ये मॉस्किटो की पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया में मॉस्किटो फैले हुए थे, ये हमने व्हाइट कलर से डिपिक्ट कर दिया, ये पूरे मॉस्किटो पूरी दुनिया में फैले हुए थे। अचानक से जब डीडीटी आया तो ऐसा लगा कि दुनिया मॉस्किटो फ्री हो गई है, मॉस्किटो खत्म हो गए, मगर वो फिर से रीअपीयर हो गए। कैसे? अब कई सारे लोग, लेमन इसे ये समझता है कि कई सारी रेजिस्टेंट वेराइटीज जो है बन गई। जब ये डीडीटी हमने इन पे छिड़काव किया डीडीटी का, तो कई सारे बैक्टीरिया, सॉरी कई सारे मॉस्किटो उसके लिए रेजिस्टेंट हो गए। ये पॉसिबल नहीं है, जब छिड़काव किया तब कहां से रेजिस्टेंट हो जाएंगे, तो मर जाएंगे, रेजिस्टेंस कहां से आएगा। इसका मतलब पहले से ही पॉपुलेशन में बहुत कम मॉस्किटो ऐसे थे जो डीडीटी रेजिस्टेंट थे, रेजिस्टेंट, पर ज्यादा क्या थे, नॉन रेजिस्टेंट। जब डीडीटी का यूज किया गया तो ये सारे वैरायटीज, ये वाले व्हाइट वाले, ये सब मरने लगे, ये सब मर गए। बचे कौन? रेड वाले। केवल कौन बचे? रेड वाले। तो भैया जब तक डीडीटी नहीं आया, व्हाइट वाले पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा थे, रेड वालों का मजाक उड़ाया करते थे कि लड़के क्या है तुम्हारे पास, आज हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, पता नहीं क्या क्या, पर क्या है तुम्हारे पास, मजाक उड़ाया करते थे। मगर जब डीडीटी का यूज हुआ तब पता लगा कि इनके पास क्या था, और ये मरने लगे व्हाइट वाले, और तब उनके मुंह से निकला कि वाह रे लड़के, मतलब ये हैव गॉट द रेजिस्टेंस, वी डिडंट हैव द रेजिस्टेंट। और देखिए जो बचेगा वही तो अपनी प्रेगनेंसी बनाएगा। तो जो बचे उन्होंने खूब रिप्रोड्यूस किया, और पूरी दुनिया में अब डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटोज ही आ गए हैं, और इसी वजह से अब मॉस्किटोज पे असरदार नहीं है। देखिए शुरू में कॉइल्स वगैरह आई तो उन्हें जला दो तो मच्छर 10 किलोमीटर दूर भाग जाते थे, मगर अब मच्छर का ये हालत हो गया कि कॉइल आप जलाओ उसी पे आके बैठ जाते हैं आराम से, कि कॉइल जल रही है, बहुत बढ़िया, हम नशा करेंगे। तो ऐसे हो गया कि उनको अच्छा लगता है, कॉइल वाली जगह पे पहुंच जाते, दे आर सो रेजिस्टेंट। तो ये रेजिस्टेंस डेवलप नहीं किया इन्होंने, ये पहले से था उनमें ड्यू टू म्यूटेशन, पर वो पॉपुलेशन बहुत कम थी। जब डीडीटी का यूज हुआ, देन दी डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटोज वर सेलेक्टेड, तब वो सेलेक्ट हो गए और वही बचे, और आज उनपे ज्यादातर दवाएं बेअसर हो जाती है। ठीक है, तो ये भी इसी चीज को बता रहा है, इसी एग्जांपल्स को क्लैरिफाई करने के लिए ये दूसरा एग्जांपल है डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटोज का। ठीक है, तो ये बात हो गई डियर किसकी? म्यूटेशन की। अब हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की। ठीक है, अब बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन ये क्या होता है? हेडिंग डाल लीजिए, नेचुरल
सिलेक्शन इसे पढ़ते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, इसे हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से और फिर टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे। जो एग्जाम्पल है वो है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म जो कि इंग्लैंड में अकर किया था, इंग्लैंड में। इस पर रिसर्च करने वाले, पढ़ाई करने वाले थे आर.ए. फिशर, इन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद इस पे वर्क किया ई.बी. फोर्ड ने। अब इस पे वर्क कर रहे हैं H.B.D. केटलीवेल, क्योंकि ये एवोल्यूशन कोई एक दिन में नहीं होता, बहुत सालों में होता है। तो 100-150 सालों से इस पे पढ़ाई चल रही है। इन्होंने स्टार्ट किया, फिर इन्होंने कंटिन्यू किया, अब ये मॉडर्न टाइम्स में H.B.D. केटलीवेल इस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या था, इंग्लैंड में ये पेपर्ड मॉथ की 2 वैरायटी थी। इसको हम बिस्टन विटिलेरिया भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम पेपर्ड मॉथ है। तो इसकी 2 वैरायटियां थी, एक तो व्हाइट या डल ग्रे कलर की, ठीक है, और दूसरी जो थी वैरायटी वो इसी से म्यूटेशन से बनी थी, वो थी ब्लैक वैरायटी। ब्लैक इसे कहा जाता है कार्बोनेरिया, हिंदी में काली गलूटी बैगन लूटी समझ लीजिए। कार्बोनेरिया या ब्लैक वैरायटी वो बनी थी इसी व्हाइट से बाय म्यूटेशन इन डोमिनेंट जीन में म्यूटेशन से ये वैरायटी बनी थी कार्बोनेरिया या ब्लैक। अब अगर इनके जीनोटाइप को देखा जाए शुरू में और आपकी नॉलेज को भी टेस्ट किया जाए कितना आपको ज्ञान अभी तक एवोल्यूशन का हो गया है, तो देखिए जो ग्रे है उसका जी था और ब्लैक का बी। अगर हम जीन की बात करें तो बनेगा जीजी, बीजी और बीबी। अगर आप देखिए तो जीजी ग्रे, डल ग्रे या व्हाइट, बीजी में बी डोमिनेंट है तो क्या बनेगा, ब्लैक, और बीबी तो ब्लैक बनेगा ही। अब आप जीनोटाइप भी आपने देखिए, आप मुझे बताइए पॉपुलेशन में कौन ज्यादा होगा। आपने देखा कई सारे लोगों ने सोच भी लिया होगा, कई सारे लोग समझ गए होंगे कि ब्लैक ज्यादा होगा। ऐसा कुछ नहीं, कहा था ना कि नेचर में आप कुछ नहीं बता सकते किसको फेवर करेगा। जो जीन ज्यादा दिख रहे हैं गर्मी किसको फेवर करे, नेचर पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे किसको फेवर करे। तो क्या था ना डियर कि यहाँ पे जो है ना ये ग्रे वाली ज्यादा थी, ये ग्रे वाली ट्री ट्रंक्स पे जो मौत है ग्रे वाली ये ज्यादा थी और ब्लैक वाली कम थी। ये ग्रे और ब्लैक कलर से तो बना नहीं सकते हैं, उसको व्हाइट से दिखा देते हैं। ये क्या थी ज्यादा, ये क्या थी कम। तो ब्लैक केवल पॉपुलेशन में 10% थी, जबकि ग्रे वाली पॉपुलेशन में, ग्रे वाली वो 90% थी। जबकि जीनोटाइप से लग रहा है कि ब्लैक ज्यादा होगी। क्यों ऐसा था, बिकॉज ट्री ट्रंक्स वेर कवर्ड बाय लाइकेंस विच वेर ग्रे इन कलर। ग्रे कलर के लाइकेन से ट्री ट्रंक्स कवर थे, जिससे बर्ड्स को ये ग्रे वाले दिखाई नहीं देते थे और व्हाइट ब्लैक वाले वो ज्यादा दिखाई दे रहे थे। तो प्रेडेशन बहुत ज्यादा बर्ड्स किसका कर रही थी, ब्लैक वाले का, वो दूर से दिखाई दे जाते थे। ब्लैक बहुत ज्यादा जो है उसका प्रेडेशन हो रहा था, बर्ड्स उन्हीं को खा रही थी। इसी वजह से ब्लैक कलर वाले वो केवल 10% थे पॉपुलेशन में, ग्रे कलर वाले ज्यादा थे। मगर क्या हुआ फिर इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। कोल वॉज बर्न, बहुत लार्ज स्केल में कोल जलाया गया, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और ट्री ट्रंक से लाइकेंस गायब होने लगे, क्योंकि लाइकेंस पॉल्यूशन सेंसिटिव होते हैं। और ट्री ट्रंक्स वेर कवर्ड बाय पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन एक्सेट्रा।
पार्टिकुलेट मैटर ने ट्री ट्रंक को कवर करके क्या बना दिया, ब्लैक कलर का, ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर बना दिया, जिस वजह से इसमें अब ब्लैक वाले आसानी से छुपने लगे और ग्रे वाले वो चमक चमक के दिखने लगे। ग्रे वाले ये विजिबल होने लगे, दिखाई देने लगे। ये देखिए, जब ये दिखाई देने लगे तो ये ग्रे और ये ब्लैक, ठीक है, कौन से दिखाई देने लगे, ग्रे और ब्लैक जो है ट्री ट्रंक हो गया तो ब्लैक वाले उसमें छुपने लगे। अब बर्ड्स को कौन ज्यादा दिखाई जाए, ग्रे, तो प्रेडेशन ग्रे का हुआ। अगले 50 सालों में ग्रे वाले रिड्यूस हो गए 10% पे और ब्लैक वाले हो गए 90%, जो कि पहले क्या थे, कम थे, क्योंकि पहले ब्लैक ज्यादा दिखाई दे रहे थे, ट्री ट्रंक ग्रे थे। अब ग्रे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ट्री ट्रंक ब्लैक हो गया, ब्लैक वाले छुपने लगे तो ये ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पर मगर एक ध्यान देने वाली बात है कि नेचर ने किसी भी स्पीशीज को एलिमिनेट नहीं किया। हाँ, नंबर जरूर कम हो गया ग्रे वाले का, मगर आगे देखिए फिर क्या हुआ कि कोल वॉज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। जब कोल को इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस कर दिया तो पॉल्यूशन कम होने लगा धीरे धीरे, और जब पॉल्यूशन कम होने लगा तो वापस से लाइकेंस जो कि पॉल्यूशन सेंसिटिव थे वो ग्रो करने लगे और ग्रे कलर का ट्री ट्रंक हो गया। जब ग्रे कलर का ट्री ट्रंक हो गया तो देखिए ग्रे वाले आसानी से फिर छुपने लगे। अगले 50-60 सालों में ये ब्लैक वाले ज्यादा दिखाई देने लगे और ग्रे वाले कम, तो ब्लैक वाले वापस से रिड्यूस होके हो गए 10%, जबकि ग्रे वाले फिर से हो गए क्या, 90%। चीजें रिवर्स हो गई एक तरह से। यही क्या है, ये रिवर्स एवोल्यूशन है, ये रिवर्स एवोल्यूशन हो गया, चेंज हो गया। कब, जब पॉल्यूशन को कम किया गया। ये शहरों में देखा गया, पर नियर बाय विलेजेस में अगर देखा जाए तो नियर बाय विलेजेस में ये कंडीशन थी। शुरू में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद भी यही कंडीशन थी और उसके बाद भी यही कंडीशन थी, हमेशा से यही कंडीशन बनी रही, क्योंकि नियर बाय विलेजेस में पॉल्यूशन का उतना फर्क नहीं पड़ा जो सिटीज में पड़ा। तो ये सिटीज में चेंज हुआ, परंतु नियर बाय विलेजेस में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सिटीज में पॉल्यूशन ज्यादा था और सिटीज में पॉल्यूशन का फर्क लाइकेंस पे पड़ा, पेड़ों पर पड़ा, और इस तरह से सिटीज में ये ब्लैक वाले बढ़ गए। मगर बाद में जब पॉल्यूशन कम किया गया तो वापस से ग्रे वाले 90% हो गए, जबकि गांव में ग्रे वाले 90%, ब्लैक वाले 10%। यहाँ भी वही, वहां भी वही, वो सेम रहा, वो कभी बदला नहीं। इसका मतलब एक और बात समझ में आती है कि जो एवोल्यूशन मिलियंस ऑफ ईयर्स में होना होता है वो और जल्दी हो जाता है। 50-60 सालों में देखो एवोल्यूशन हो गया, चेंज हो गया, जब ह्यूमन ने अपनी टांग डाली। जब ह्यूमन जो है अपने एक्शन को लाता है रोल में, तो उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, मतलब मैन एक्शन। जब मैन का एक्शन होता है तो वो फिनोमिनल एवोल्यूशन के जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में होते हैं कुछ सालों में, कुछ महीनों में होने लगते हैं, तेजी से होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल डीडीटी रेजिस्टेंस बैक्टीरिया आने वाले मिलियन ईयर्स में शायद बढ़ते ज्यादा, मगर ह्यूमन ने डीडीटी का यूज किया और बहुत जल्दी डीडीटी रेजिस्टेंस छा गए पूरी दुनिया में और नॉन रेजिस्टेंट वैरायटी खत्म हो गई और इवॉल्व हो गए कौन, डीडीटी रेजिस्टेंट वैरायटीज। क्यों, क्योंकि वहां पर ह्यूमन ने अपनी टांग अड़ाई, ह्यूमन ने एक्शन लाया। जब ह्यूमन एक्शन करता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन होता है, तो एवोल्यूशन क्या होता है, बहुत जल्दी होने लगता है। तो आप इसे ड्रॉ कर लो, इसके बारे में हम लिख भी लेते हैं कि क्या हमें यहाँ पता लगता है, क्या चीजें पता लगती है। तो यहां पर देखिए हमने जाना कि एवोल्यूशन ना एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है। स्टोकेस्टिक का मतलब द रिजल्ट ऑफ विच कैन नॉट बी डिराइव्ड। एवोल्यूशन इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ये केमिस्ट्री में टर्म यूज होती है, इसका मतलब होता है कि एवोल्यूशन का रिजल्ट आप नहीं बता सकते। कोई नहीं जानता था कि ऐसा होने वाला है और एवोल्यूशन में आगे कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता क्या होने वाला है। हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले समय में ह्यूमन का आईक्यू और बढ़ेगा, ब्रेन साइज और बढ़ेगा, हेड जो है बढ़ जाएगा और बहुत बुद्धिमान मानव आएंगे, उन्हें कहेंगे होमो सेपियंस फ्यूचरालिस, ये नाम दिया गया अभी से। पर यू कुड नेवर नो कि क्या होने वाला है एवोल्यूशन में। हो सकता है हम सोच रहे हैं होमो सेपियंस फ्यूचरालिस आए, मगर आगे चल के होमो सेपियंस गजालिस आ जाए। वी कुड नेवर नो दिस थिंग। हमें नहीं पता क्या होगा,
इसीलिए एवोल्यूशन को स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म लिख लेते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, स्टोकेस्टिक प्रोसेस के बारे में लिखिए जरा। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन पहले लिखिए कि एवोल्यूशन विच अकर्स इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, evolution which occurs in millions of years can occur in few years or months or even months, can occur in few years or even months due to anthropogenic action, due to anthropogenic action or man action, anthropogenic action or man action, वो anthropogenic action है man action से होता है। ठीक है, दूसरी बात stochastic process की लिखते हैं। Evolution is a stochastic process. Evolution is a stochastic process. That means result of which cannot be derived. Result of which cannot be derived. ये हम कहें कि एग्जैक्ट रिजल्ट कोई डिराइव नहीं कर सकता, अंदाजा ही लगा सकते हैं, पर एवोल्यूशन या नेचर उस अंदाजे को गलत भी कर सकता है। यू कुड नेवर नो। ठीक है, तो एवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस, दैट मीन्स द रिजल्ट ऑफ विच कैन नॉट बी derived, the result of which cannot be derived। ये तीन तरह के नेचुरल सिलेक्शन हो सकते हैं, ये टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन कैन बी स्टेबलाइजिंग और बैलेंसिंग, डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव, एंड डिसरप्टिव और डाइवर्सिफाइड नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ अगर देखिए इस ग्राफ से कंपेयर कीजिए तो स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन में जो मीन वैल्यू है, बीच की वैल्यू, उसे नेचर प्रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ऐसी कंट्री में ना तो बहुत ज्यादा हाइट वाले लोग प्रेफर होते हैं, ना बहुत कम हाइट वाले। बहुत ज्यादा हाइट वाले वेस्टर्न कंट्रीज में, बहुत कम हाइट वाले चाइना और जापान में, पर इंडिया में क्या है, मीडियम हाइट वाले प्रेफर किए जाते हैं। तो स्टेबलाइज करता है नेचर, मीडियम हाइट वालों को प्रेफर करता है। एक तरह से स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन हुआ। मीन वैल्यू इज प्रेफर्ड। तो स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, मीन वैल्यू इज प्रेफर्ड, बीच वाली वैल्यू प्रेफर होती है। इसका एक और एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया, वो है हेटेरोजाइगोट एडवांटेज, जहां पर नेचर हेटेरोजाइगोट को प्रेफर करता है, केवल डोमिनेंट या रेसिव एलील को प्रेफर नहीं करता, वो हेटेरोजाइगोट को प्रेफर करता है। इसमें दोनों एलील होते हैं, तो मीन वैल्यू को एक तरह से प्रेफर करता है। कैसे, आप जानते हो इसका एग्जाम्पल जो है ना डियर, वो है सिकल सेल एनीमिया। ये आपने पढ़ा हुआ होगा। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, एक होता है HbA, ये नॉर्मल है। यहाँ पर आरबीसी का शेप नॉर्मल होता है और कोई दिक्कत नहीं होती, पर जब यहाँ पे HbA और HbS आता है तो ये सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। ऐसे पर्सन के कुछ आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाते हैं और वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कैरी नहीं कर पाते, तो जब बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं अपने को, तब दिक्कत आती है। अदरवाइज ये जिंदा रहते हैं नॉर्मली। पर अगर ये HbS और HbS हो गया, दोनों सिकल सेल के एलील आ गए, तो ये लीथल होता है। लीथल का मतलब दे डू नॉट सर्वाइव, दे डाई। तो डू नॉट सर्वाइव, ये मर जाते हैं, ये बचते ही नहीं है। तो नेचर ने यहाँ पे S वाले एलील को गायब कर दिया, सिकल सेल वाले को, मगर यहाँ पे प्रेफर करता है नेचर। एक्चुअली अफ्रीका में जहां पर मलेरिया प्रोन एरिया है, वहां पे इन लोगों को आसानी से मलेरिया हो जाता है, तो बहुत सारे नॉर्मल एलील वो गायब हो जाते हैं पॉपुलेशन से, क्योंकि वो मलेरिया से मर जाते हैं। पर सिकल सेल एनीमिया वालों को मलेरिया नहीं होता, क्योंकि प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल आरबीसी में जब बिताता है तो सिकल सेल एनीमिया में वो सर्वाइव नहीं कर पाता, मर जाता है। तो ये मलेरिया से क्या होते हैं, ये प्रोन नहीं होते, ये उससे बच सकते हैं, उसके लिए रेजिस्टेंट हैं, तो इनमें मलेरिया नहीं होता। केवल इतना ही नहीं, इनको नेचर ने हाई रिप्रोडक्शन रेट दिया है। रिप्रोडक्शन रेट, दे हैव हाई रिप्रोडक्शन रेट, इनका हाई रिप्रोडक्शन रेट है, जिसकी वजह से जहां ये एसएस का लॉस होता है वहीं ये हाई रिप्रोड्यूस करके एस को बढ़ा लेते हैं, और ए एलील का लॉस मलेरिया के मरने से हो जाता है। ये मर जाते हैं, ये भी ज्यादातर मर जाते हैं, कुछ ही बचते हैं। और जो सिकल सेल के एलील्स है उनका लॉस होता है, दे आर रिकवर्ड बाय हाई बायोटिक पोटेंशियल एंड मलेरिया रेजिस्टेंट HbA HbS से। तो इसका मतलब नेचर दोनों को, HbA और HbS को नेचर में बना के रखता है, वो उन्हें खत्म नहीं होने देता, और इनका हाई बायोटिक पोटेंशियल होने की वजह से सबसे ज्यादा नेचर में यही पाए जाते हैं।
इसका मतलब नेचर स्टेबलाइज करना चाहता है, एक जगह करना चाहता है, यहाँ पर मीन वैल्यू को प्रेफर करता है। दूसरा है डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव। इसमें आप देख रहे हो कि कोई एक वैल्यू, एक एक्सट्रीम वैल्यू ज्यादा फेवर हो रही है, दूसरी कम हो रही है। और इसका एग्जाम्पल जब एक एक्सट्रीम को फेवर करता है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। एक बार नेचर ने प्रेफर किया किसे, ग्रे को, और बाद में पॉल्यूशन हुआ तो किसको प्रेफर किया, ब्लैक को। तो नेचर एक टाइम पे एक एक्सट्रीम को फेवर कर रहा है, आप कहिए कि ग्रे वाले या ब्लैक वाले, बाद में ये उल्टा हो जाएगा ग्राफ, इधर ज्यादा और इधर कम हो जाएगा। जब ब्लैक ज्यादा होंगे और ग्रे कम होगा, तो नेचर क्या कर रहा है, वो एक एक्सट्रीम वैल्यू को जब फेवर करता है तो उसे हम कहते हैं कि वो डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव नेचुरल सिलेक्शन होता है डियर, एक वैल्यू को। मगर जब नेचर दोनों एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर करता है और मीन वैल्यू को फेवर नहीं करता, तो उसे कहते हैं डिसरप्टिव। डिसरप्ट हो गया मीन वैल्यू, या डाइवर्सिफाइड, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज को फेवर कर रहा है, इससे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अमेरिका और चाइना वालों को ले लें, तो अमेरिका में बहुत लंबी हाइट वाले लोगों को प्रेफर कर रहा है और चाइना में छोटी हाइट वाले 4 फुट वाले 4.5 फुट वालों को प्रेफर कर रहा है। तो ये दोनों कंट्री को साथ मिले, नेचर के लिए कंट्रीज अलग नहीं है, तो दोनों पे अलग अलग तरह से ऑपरेट कर रहा है, एक में लंबी हाइट, एक में छोटी हाइट। तो एक्सट्रीम्स को फेवर कर रहा है। अगर दोनों कंट्री को कंपेयर करें, इसका मतलब डायवर्सिटी भी बढ़ा रहा है, बहुत छोटे बहुत लंबे, तो डायवर्सिटी भी बढ़ गई, इसीलिए इसको डिसरप्टिव या डाइवर्सिफाइंग नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो बात आप समझ गए, ये टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट ये ग्राफ बना के आ जाता है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से हमने थ्योरीज ऑन एवोल्यूशन भी खत्म कर लिया। अब हमारा टारगेट बचता है केवल ह्यूमन एवोल्यूशन, जो थोड़ा टाइम लेगा, हॉर्स एवोल्यूशन जो बहुत कम टाइम लेगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं चार्ट पहले से लिख के फिर आपको पढ़ाऊंगा तो और जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको नोट डाउन करना होगा। और इसके बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें एनसीईआरटी की मोस्टली लाइंस हमें पढ़नी है, उन्हीं को समझना है। जो अलग है हमारे जरूरत का टाइम से वो बातें करनी है, ताकि आप गलती ना करें। इतना करने के बाद हमारा एवोल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट के बाद वाले लेक्चर में थोड़ा और टाइम, या नेक्स्ट बड़ा कर देंगे तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीनवाइल मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में, कि ब्रायोफाइट्स और टेट्रोफाइट्स के पास, उनके पास सीरेटेड स्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म के पास नहीं होते, क्योंकि उसे वाटर की जरूरत नहीं होती फर्टिलाइजेशन के लिए, ब्रायो और टेटो को होती है। तो ब्रायो टेटो पहले आए थे, और प्रिमिटिव जो जिम्नोस्पर्म है उनके पास सीरेटेड स्पर्म है। वो प्रूव करता है कि प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट टेडोफाइट लाइक एंसेस्टर से ही आए, क्योंकि उनके पास सीरेटेड स्पर्म है, पर बाद में नहीं है, जो एडवांस जिम्नोस्पर्म उनमें नहीं है। तो ब्रायो टेडो देन जिम्नो आता है। वहां शायद मैंने उल्टा बोल दिया था कि ब्रायोफाइट एंड टेडोफाइट एरोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, वो आप जानते हो गलत है, समझते हो, इतने समझदार हो, फिर भी बताना मेरा काम है, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा कि प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स हैव सीरेटेड स्पर्म्स, व्हिच प्रूव्स दैट, यहां से कि जिम्नोस्पर्म अरोज फ्रॉम ब्रायोफाइट एंड टेडोफाइट जो है एंसेस्टर्स, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।